हेलो एवरीवन, स्टडी आईक्यू चैनल में आप सबका वापस स्वागत है। यूपीएससी मेंस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस में आज हमने क्वेश्चन लिया है जीएस 1 में एयर पोल्यूशन से। थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है। इसमें हमने एयर पोल्यूशन के साथ जियोग्राफी को रिलेट करा है कि कैसे जो हमारी टोपोग्राफी होती है किसी भी एरिया की, वो वहाँ पे एयर पोल्यूशन के लेवल को कंट्रोल करती है। नाउ द कंटेंट इन दिस आंसर आपको बहुत सारी जगह से मिल जाएगा। आप खुद से भी थोड़ा अगर कॉमन सेंस लगा के भी सोचोगे तो भी आपको ये आंसर मिल जाएगा। बट हियर इन दिस आंसर आई हैव गिवन यू सम वेरी वेरी यूनिक पॉइंट्स। इसको बहुत ध्यान से सुनना, अगर पॉसिबल है तो अपनी नोटबुक में जो 2-4 पॉइंट्स मैं बता रही हूँ उनको नोट भी कर लेना। दीज आर वेरी वेरी गुड पॉइंट्स एंड ऑल्सो with that you need to write the answer. I'm emphasizing on it so much. आपको जब तक आप आंसर लिखोगे नहीं, आपको प्रैक्टिस नहीं होगी। सिर्फ इसको सुनने से या फिर सिर्फ कंटेंट को पढ़ने से आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस कभी नहीं होती है। यू हैव टू स्टार्ट राइटिंग दी आंसर्स। सो आई हैव बीन गेटिंग फ्यू मैसेजेस ऑन द इंस्टाग्राम की लिखा नहीं जा रहा है, बहुत ही मतलब इनर्शिया रहता है, कैसे स्टार्ट करें। तो ये मैंने पहले वाले लेक्चर्स में भी बताया है कि देखो स्टार्ट तो करना पड़ेगा। एक बार स्टार्ट कर दो, उसके बाद में गाड़ी अपने आप चल जाएंगी। ठीक है, इनिशियली थोड़ा लगेगा कि अरे क्या लिखें, समझ नहीं आ रहा है, अच्छा आंसर नहीं है। कोई बात नहीं, अच्छा आंसर नहीं है तो कम से कम वो हमारी रफ पेज में तो नहीं है ना। अगर हम यूपीएससी की आंसर शीट में अच्छा आंसर नहीं लिखेंगे तो वो प्रॉब्लमेटिक है। अगर आप अपनी खुद की रफ कॉपी में अच्छा आंसर नहीं लिख रहे हो तो कोई बात नहीं, हम वो पेपर फाड़ देंगे और हम फिर से नया अच्छा आंसर लिखेंगे। सो दैट इज डूएबल एंड दैट इज वाई यू हैव टू स्टार्ट समवेयर। और कोई आपको जज नहीं करने वाला है, कोई आपको मार्क्स नहीं देने वाला है। इट जस्ट द मोर यू प्रैक्टिस द बेटर यू विल बिकम। इसलिए प्रैक्टिस स्टार्ट करनी है, देन यू हैव टू स्टार्ट राइटिंग इट। ओके, मेरा नाम संतोष चौधरी है, मैं CSE 2018 की सिलेक्टेड ऑफिसर हूँ। आपको अगर फिर भी कोई इश्यू आ रहा है या यूपीएससी से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हो, little_simple_बुद्धा पे। और आप मुझे अपने जो आंसर्स हैं आपने लिखे हैं, आप उनको मुझे यहाँ पे भी भेज सकते हो या फिर अपने स्टडी आईक्यू की ईमेल आईडी पे भी भेज सकते हो। आज का क्वेश्चन देखो, GS 1 का क्वेश्चन है ये। Some places experience heavier air pollution than others. What do you think about it? कुछ जगह पे जरूरत से ज्यादा ही एयर पोल्यूशन रहता है। दो जगह सेम लैटिट्यूड पे हो सकती है, सेम टाइप की इंडस्ट्रीज हो सकती हैं, सेम लेवल का डेवलपमेंट हो सकता है, लेकिन फिर भी वहां पे लेवल ऑफ पोल्यूशन बहुत अलग होगा। और वो किस पे डिपेंड करता है? टोपोग्राफी और क्लाइमेट या मेट्रोलॉजी पे बोल दो। तो क्या टोपोग्राफी और क्लाइमेट एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है कि इतना जो हमारा डिफरेंस आता है एयर पोल्यूशन के लेवल में? टोपोग्राफी और क्लाइमेट का एयर पोल्यूशन में क्या रोल है, इस पे हमारा क्वेश्चन है आज। डज इट रियली हैव ए रोल? अगर है तो इसको हमें एग्जाम्पल के साथ बताना है कि हाँ भाई देखो ऐसा ऐसा है, दो सिटीज हैं, सेम तरह का डेवलपमेंट है, सेम तरह की इंडस्ट्रीज हैं, लेकिन फिर भी लोकेशन उनकी बहुत अलग है, तो लेवल ऑफ एयर पोल्यूशन भी बहुत अलग है। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये, इट सीम्स इम्पॉर्टेंट ऑल्सो। आई होप आपको क्वेश्चन समझ आ गया ना। ओके, एक बार देखो इसको कैसे फ्रेम करेंगे, आंसर कैसे लिखेंगे। कंटेंट आपके पास है ऑलरेडी। ओके, कंटेंट की टेंशन मत करना। तो हमें पहले क्या बताना है कि एयर पोल्यूशन होता क्या है। बहुत ही बेसिक सी डेफिनेशन से स्टार्ट करेंगे हम कि भाई एयर पोल्यूशन ये होता है, और हम यहाँ पे थोड़ा सा डेफिनेशन लिख देंगे। उसके बाद में हम यहाँ पे थोड़ा सा फैक्चुअल डिटेल देंगे कि यार ये इसकी फैक्चुअल डिटेल है कि अभी भी इतना एयर पोल्यूशन है, दो कॉन्ट्रास्टिंग एयर पोल्यूशन की हमें पिक्चर्स दिखाई दे रही है। उसके बाद में हम रीजंस देंगे कि क्या रीजंस हैं, कि व्हाट आर द रीजंस कि इतना हेवी एयर पोल्यूशन रहता है। तो अभी यहाँ पे हम ना बेसिक रीजन देंगे। ओके, उसके बाद में सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन क्या है कि डज टोपोग्राफी एंड क्लाइमेट प्ले अ रोल इन इट? क्या टोपोग्राफी और क्लाइमेट का कोई रोल है या नहीं है? तो अभी हम यहाँ पे सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन में लिखेंगे कि रोल ऑफ टोपोग्राफी एंड क्लाइमेट इन एयर पोल्यूशन। ओके, तो इसको आप दो तरह से सॉल्व कर सकते हो, आप दो तरीके से लिख सकते हो। या तो आप एक एग्जांपल ले लो और उन एग्जांपल में दो सिटीज का कंपैरिजन कर दो कि यार दोनों सिटीज में देखो इस तरीके से टोपोग्राफी और मेट्रोलॉजी का डिफरेंस है, इसलिए इवन दो सेम डेवलपमेंट, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट या सेम लेवल का डेवलपमेंट होने के बावजूद भी इनमें जो एयर पोल्यूशन का है वो इतना कॉन्ट्रास्टिंग है। आप एक तो ये अप्रोच ले सकते हो।
दूसरी अप्रोच क्या ले सकते हो कि यार आप सीधा लिखना स्टार्ट कर दो कि टोपोग्राफी का क्या है कि वैली के बीच में है, माउंटेन्स ब्लॉक कर देते हैं इसको, या फिर ये रिवर के पास में है या किसी ओशन कोस्टल सिटीज में है, तो ये टोपोग्राफी है इसकी, ठीक है। आसपास का एरिया है वो कितना पोल्यूटेड है, मेट्रोलॉजी से कर देंगे कि विंड का स्पीड कितना है यहाँ पे, रेनफॉल कितना होता है यहाँ पे, आसपास की जो सिटीज हैं, आसपास का जो एरिया है वहां पे कैसा क्लाइमेट है, तो इन सारी चीजों को हम लिख देंगे। तो हम दो तरीके से इस आंसर को अटेम्प्ट कर सकते हैं। ओके, हम दोनों तरीके से इसको अटेम्प्ट करेंगे, जिस तरीके से आपको ज़्यादा बेहतर लगता है वैसे कर लेना। सिटीज़ के कंपैरिजन से भी कर लेंगे, या फिर हम टोपोग्राफी एंड क्लाइमेट को अलग अलग टॉपिक, अलग अलग रीजंस देके भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। ओके, दिस इज अ वेरी सिंपल एंड वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। तो सबसे पहले देखो, एयर पोल्यूशन बोलते किसको है? एयर पोल्यूशन क्या होता है? एयर पोल्यूशन इज द प्रेजेंस ऑफ सब्सटेंस इन एटमॉस्फेयर जो कि हेल्थ के लिए हार्मफुल होते हैं। वैसे ही देखो, सल्फर डाइऑक्साइड का कॉन्सेंट्रेशन ना पहले भी था, उसका कॉन्सेंट्रेशन एयर पोल्यूशन नहीं है। एयर पोल्यूशन कब होता है? जब उसका कॉन्सेंट्रेशन इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि वो आपकी ह्यूमन हेल्थ को या प्लांट्स को, एनिमल लाइफ को नुकसान पहुंचाना स्टार्ट कर देता है, तब वो चीज एयर पोल्यूशन में आती है। कार्बन डाइऑक्साइड का हमेशा हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर प्रेजेंस रहा है एंड इट हैज बीन सिंस द स्टार्ट। लेकिन अभी जब CO2 का कॉन्सेंट्रेशन बहुत बढ़ गया है, जब इसका परसेंटेज इन द एटमॉस्फेयर इंक्रीज होना स्टार्ट हो गया है, तब ये प्रॉब्लमेटिक हो गया है और तब हमारा एयर पोल्यूशन है। सिमिलरली जो हमारे PM पार्टिकुलेट मैटर्स होते हैं, जो सस्पेंडेड मैटर्स होते हैं ना, डस्ट पार्टिकल्स हो गए या पॉल्यूशन के मैटर्स हो गए, तो वो तो हमेशा से ही रहते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको कभी भी एकदम 100% क्लीन एयर मिलेगी क्या, कि आपको कोई भी सस्पेंडेड पार्टिकल ना मिले। लेकिन अगर उन सस्पेंडेड पार्टिकल का कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज हो गया है कि आपको सांस लेने में दिक्कत हो रही है, आपको कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, तो वो एयर पोल्यूशन को क्रिएट करता है। तो ये एयर पोल्यूशन होता है हमारा। एयर पोल्यूशन गैसेस की वजह से हो सकता है, पार्टिकुलेट मैटर्स जो सस्पेंडेड मैटर्स होते हैं उनकी वजह से हो सकता है, या फिर बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स की वजह से भी हो सकता है। नाउ 90% of the world population they live in places where air pollution is above the WHO guideline। और क्योंकि ये 90% जो जनता है ना, ये डेवलप्ड जो सिटीज या जो अर्बन एरियाज हैं वहां पे रहती है, और वहां पे पोल्यूशन लेवल बहुत हाई है। इंडिया में खुद में मतलब ऑलमोस्ट जो टॉप 50 के लगभग 20-25 सिटीज जो है ना, वो तो खुद इंडिया से ही है पूरे वर्ल्ड में। तो इंडिया में पोल्यूशन का लेवल बहुत ही ज्यादा हाई है एंड इट किल्स 7 million people per year। More than war kills the people, the air pollution is killing the people. 7 million people in a year. That's not a small amount at all, and especially because of our reasons only. So this is like another very big issue. तो एयर पोल्यूशन लेवल में ना स्पेशल डिफरेंस की बात कर रहे हैं हम लोग। क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमारा कि प्लेसेस की बात कर रहा है ना। प्लेसेस क्या होते हैं? स्पेशल लोकेशंस होती हैं, ज्योग्राफी में उनको बोलते हैं स्पेशल लोकेशन। तो स्पेशल लोकेशंस पे डिफरेंट लेवल ऑफ एयर पोल्यूशन। तो स्पेशल क्या अलग होगा कि एक तो गांव का एरिया है, एक सिटी का एरिया है, एक डेवलप्ड एरिया है, एक डेवलपिंग कंट्रीज है, एक प्लेन एरिया है, एक हिली एरिया है, और उसमें उसके साथ ही पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए उस पर्टिकुलर लोकेशन पे क्या एफर्ट्स लिए गए हैं। आप ऐसे डिवाइड कर सकते हो जनरली, क्योंकि अर्बन एरिया के अंदर ज़्यादा ट्रैफिक होता है, इंडस्ट्रीज होती है, ऑटोमोबाइल हो गया ट्रैफिक के अंदर। तो जब इसमें ज़्यादा एक्टिविटीज़ होती हैं जिसके अंदर कार्बन इमिशन होता है, तो अर्बन एरिया के अंदर ज़्यादा पोल्यूशन का लेवल होता है। और दूसरा, क्योंकि यहाँ पे अर्बनाइजेशन होता है तो उसकी वजह से पेड़ पौधे भी काट देते हैं। तो डिफॉरेस्टेशन इज ऑल्सो वन ऑफ द कॉज फॉर द इंक्रीज्ड एयर पोल्यूशन। वेयर रूरल एरिया में क्या है कि अभी भी मोस्टली एग्रीकल्चर बेस्ड है, और दूसरा पेड़ पौधों के साथ ही रहते हैं, तो ग्रीनरी ज़्यादा होती है। और दूसरा, इतनी इंडस्ट्रीज नहीं है वहाँ पे, ट्रैफिक बहुत ही कम होता है, आपको कोई गिने चुने व्हीकल्स दिखाई देंगे। आजकल तो खैर बहुत ज़्यादा नंबर बढ़ गया है, बट अगर हम कंपैरिजन में बोले तो रूरल एरिया के अंदर काफ़ी कम लेवल ऑफ ट्रैफिक रहता है। तो एक तो ये डिफरेंस हो गया। अच्छा, डेवलप्ड एंड डेवलपिंग कंट्रीज स्पेशल हो गया ना, लोकेशन वाइज बता रहे हैं हम। तो उसमें क्या हो जाएगा कि आप यू कैन से कि डेवलप्ड कंट्रीज के अंदर बहुत ज़्यादा एडवांस इंडस्ट्रीज हैं, हालांकि दे आर ऑल्सो टेकिंग एफर्ट्स ऑल्सो। तो यहाँ पे डेवलप्ड कंट्रीज एंड कि वो अपने पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए क्या एफर्ट्स ले रहे हैं, इन दोनों पॉइंट्स को आप मिक्स कर सकते हो। वेयर इज डेवलपिंग कंट्रीज में क्या है कि अभी तक हम लोग लकड़ी से आग जलाते हैं। आप अफ्रीकन कंट्रीज में देख लो, इंडिया के भी बहुत सारे गांवों में ऐसा सिचुएशन है। तो ये सब क्या है, ये लो लेवल ऑफ द डेवलपमेंट है, जिससे कार्बन इमिशन और भी ज़्यादा होता है। नाउ प्लेन वर्सेस हिली एरिया में क्या है कि जब एरिया प्लेन होता है तो एयर ट्रैप नहीं होती है।
प्लेन एरिया के अंदर हवा सीधी निकल जाती है। रेदर इफ इट इज अ हिली एरिया तो क्या होता है, हवा को एकदम आराम से निकल नहीं पाती है, तो ये ट्रैप हो जाती है। यहाँ पे वैली का जो एरिया होता है ना, वहां पे ट्रैप हो जाती है। तो उसकी वजह से दैट इज लाइक वन अनदर डिफरेंस इन दी वन अनदर फैक्टर की ज्यादा इतना डिफरेंस इन एयर पॉल्यूशन क्यों होता है। बाकी देखो सेकंड, जैसे रूरल एंड अर्बन में आप आगे फर्दर डिवाइड कैसे कर दोगे, एक्टिविटी लेवल क्या है कि एग्रीकल्चर प्राइमरी सेकेंडरी कौन सा एक्टिविटी लेवल है, लेवल ऑफ डेवलपमेंट क्या है, कितनी इंडस्ट्रीज है वहां पे, व्हीकलर पॉल्यूशन कैसा है। अच्छा, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज भी, अर्बन एरिया में कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज बहुत हाई चलती हैं। जैसे आपको पता होगा सुप्रीम कोर्ट दिल्ली के अंदर विंटर सीजन में कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज पे रोक लगा देते हैं, क्योंकि जब कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी होती है तो उसमें धूल मिट्टी उठती है, उस धूल मिट्टी से पार्टिकुलेट मटेरियल जो है, जो सस्पेंडेड मटेरियल है 2.5 और 10 का, वहां पे और भी ज्यादा उनकी कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाती है, तो वहां पे रोक लगा देते हैं। और फिर ग्रीन फील्ड कितना है, तो सिमिलरली हम बाकी एरियाज के लिए भी इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि कैसे जो टोपोग्राफी है किसी भी एरिया, नहीं ये हो जाएगा सॉरी स्पेशल का, ये हो जाएगा कि स्पेशल डिफरेंस कैसे आ रहा है ना। अच्छा, रोल ऑफ टोपोग्राफी अभी हम आगे एग्जांपल लेके भी देखेंगे, पर आप देखो कि जैसे प्रिवेलिंग विंड है, अगर विंड का स्पीड कितना है और दूसरा विंड आ किस डायरेक्शन से रही है, स्पीड एंड डायरेक्शन दोनों चीजें मैटर करेगी। अगर विंड जो है वो ऑलरेडी किसी पॉल्यूटेड एरिया से आ रही है तो वो अपने साथ में पॉल्यूशन लेके आएगी ना, राइट। और अगर कोई एरिया आसपास में इन हैवी इंडस्ट्रीज से घिरा हुआ है तो उस एरिया में लेवल ऑफ पॉल्यूशन ज्यादा रहेगा। रेदर अगर कोई एरिया कोस्टल एरिया पे है, अगर कोई सिटी कोस्टल एरिया पे लोकेटेड है, तो उसमें क्या होगा कि जो लैंड एंड सी ब्रिज चलती है हमारी, उसकी वजह से जो एयर पोल्यूशन होगा तो वो डिस्पर्स हो जाएगा, वहां पे एक जगह पे ठहरेगा नहीं, क्योंकि कंटिन्यूसली हवा एक्सचेंज हो रही है। तो ये हो गया। फिर हिल एंड वैली का मैंने आपको बता ही दिया कि कैसे ट्रैप हो जाता है, ये ट्रैप हो जाता है पोल्यूशन। अच्छा, एक हमने पहले क्वेश्चन करा था टेम्परेचर इन्वर्जन का, है ना, और टेम्परेचर इन्वर्जन में मैंने आपको बताया भी था, फॉग की बात करी थी हमने, और फॉग के साथ हमने स्मॉग की बात भी करी थी कि किस तरीके से पॉल्यूशन इतना लेवल बढ़ जाता है। तो दिस इज वन ऑफ द एग्जाम्पल की आप इसको कैसे कोट कर सकते हो। अच्छा, अभी एक एग्जाम्पल लेके देखो। नाउ हियर इट कम्स वेरी इंटरेस्टिंग। दिल्ली और चेन्नई दो का एग्जाम्पल लेके देखो। चेन्नई इंडिया की ऑटोमेटिव कैपिटल सिटी, दोनों बहुत डेवलप हैं, ठीक है। हम ना दोनों बता रहे हैं आपको कि भाई दिल्ली कितना डेवलप है, चेन्नई कितना डेवलप है, और उसके बाद में इन दोनों की लोकेशन डिफरेंट होने की वजह से, विच मीन्स कि इन दोनों लोकेशन के साथ में इन दोनों की टोपोग्राफी डिफरेंट होने और साथ ही में इनका क्लाइमेट डिफरेंट होने की वजह से इनमें सेम डेवलपमेंट होते हुए भी एयर पोल्यूशन के लेवल में इतना ड्रास्टिक डिफरेंस है। ओके, पहले चेन्नई का देखो। चेन्नई कोस्टल सिटी है, सबसे पहले ये ध्यान रखना। कहाँ पे पड़ती है चेन्नई हमारी? बे ऑफ बंगाल वाली साइड की कोस्ट में पड़ेगी, राइट। तो चेन्नई इंडिया की ऑटोमेटिव कैपिटल एंड हेवी इंडस्ट्रियल यूनिट है। यहाँ पे बहुत सारे स्मॉल एंड मीडियम मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज है। पॉल्यूशन बहुत अच्छा लेवल है यहाँ पे, बहुत लाइक पॉल्यूशन लेवल अच्छा नहीं बोलूंगी मैं, ये बोलूंगी कि पॉल्यूशन के सोर्सेज काफी हैं यहाँ पे। थर्ड हाईएस्ट नंबर ऑफ ऑटोमोबाइल्स हैं इन इंडिया यहाँ पे इस मेगा सिटी। लेकिन फिर भी देख रहे हो आपकी हेवी इंडस्ट्रीज है, ट्रैफिक बहुत है, लाइक थर्ड हाईएस्ट नंबर ऑफ ऑटोमोबाइल्स हैं, फिर भी यहाँ पे जो एयर है वो ब्रीदेबल है। दिल्ली जितनी हानिकारक दम घोटने वाली हवा यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे ब्रीदेबल एयर है। आपको इतना लेवल ऑफ पोल्यूशन यहाँ पे नजर नहीं आएगा, महसूस नहीं होगा, आई मस्ट से। सो और जो पार्टिकुलेट मैटर्स हैं इनका भी लेवल मॉडरेट है। क्यों है? दिल्ली जैसा स्मोक इसमें हो ही नहीं रहा है। क्या रीजन है? रीजन ये है कि दिल्ली जो है, चेन्नई कोस्टल सिटी है, तो आसपास के जो कोस्टल एरिया से जो विंड आती है वो इस एयर पोल्यूटेंट्स को लेके चली जाती है और उसको डिस्पर्स कर देती है, एक एरिया पे जमा नहीं होने देती है, उसको हेवी कॉन्सेंट्रेशन में कन्वर्ट नहीं होने देती है। तो मोस्ट फंडामेंटल पैरामीटर जो एयर क्वालिटी को इम्पैक्ट करता है ना, वो विंड की स्पीड और डायरेक्शन होता है। अगर बिल्कुल यही चेन्नई की बात कर रहे होते, अगर ये कोस्टल एरिया से थोड़ा सा भी कोस्टल लाइक हिंटरलैंड के अंदर आ जाता ना बीच पे, तो यहाँ पे पॉल्यूशन लेवल इंक्रीज हो जाता। लेकिन क्योंकि कॉन्स्टेंटली लैंड एंड सी ब्रिज की वजह से यहाँ पे लाइक एयर एक्सचेंज होती रहती है, तो पोल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन वहां पे इंक्रीज ही नहीं होता है। जो बे ऑफ बंगाल से विंड आती है वो एज ए रीसेट बटन काम करती है इस सिटी की एयर क्वालिटी के लिए। आज बहुत पॉल्यूशन है, लेकिन फिर से क्या होगा कि लैंड ब्रिज चलेगी, लैंड से सी की तरफ जो ब्रिज चलेगी उसमें जितना भी पॉल्यूटेंट है वो सारा डिस्पर्स हो जाएगा बे ऑफ बंगाल की तरफ जाके, तो यहाँ पे ये रिप्लेस हो जाएगी फ्रेश एयर से।
तो ये एक फर्क पड़ा कि लोकेशन का और दूसरा क्लाइमेट के आसपास का। दिल्ली में देखो, दिल्ली तो बेचारा जियोग्राफिकली एंड मेट्रोलॉजिकली दोनों तरह से मिसफॉर्चून है। और ये कहानी सिर्फ दिल्ली की नहीं है, नॉर्थ इंडिया की जितनी भी स्टेट्स हैं, जितनी भी सिटीज है मेजर, वहां पे ये सेम स्टोरी रिपीट होती है। दिल्ली में मेट्रोलॉजिकल कंडीशंस दिल्ली के अंदर बता रही हैं कि पॉल्यूशन लेवल ना विंटर मंथ में 40 to 80% हायर हो जाता है। 40 to 80% बहुत बड़ा है, लाइक ऑलमोस्ट डबल हो गया है रेस्ट ऑफ द ईयर से। और इसमें जो पीएम का परसेंटेज है, जो पीएम पार्टिकुलेट मैटर का जो कॉन्सेंट्रेशन है, वो नॉर्मल जितना नेशनल का स्टैंडर्ड है ना, उससे 2-3 गुना ज्यादा रहता है। नाउ दिस इज लाइक एक्सट्रीमली हेवी। अगर आप दिल्ली में हो, अगर आपने कभी आप दिल्ली में कभी आए हो विंटर में, देन यू मस्ट हैव रियलाइज्ड कि आपको विंटर में सुबह सुबह 12-1 बजे तक तो कुछ दिखाई ही नहीं देता है। सो दिस इज द एयर पोल्यूशन, दिस इज द सस्पेंडेड पार्टिकल वी आर टॉकिंग अबाउट। क्योंकि यहाँ पे क्या है, जैसे चेन्नई में क्या विंड फ्लो होती है कंटिन्यूसली, वैसी कंटिन्यूसली विंड फ्लो नहीं होती है। सो द लेक ऑफ विंड जो इन पॉल्यूटेंट्स को लेके दूर चली जाए, वो यहाँ पे है नहीं। तो इसकी वजह से यहाँ पे एयर क्वालिटी काफी वीक रहता है। और ये तो एक बात हो गई क्लाइमेट की। अभी ज्योग्राफी देखो कि कैसे ज्योग्राफी दिल्ली की इतनी मिसफॉर्चुनेट है कि वहां पे पॉल्यूशन को और भी ज्यादा इंक्रीज कर रही है। दिल्ली का लोकेशन मैप खोल के देखना, दिल्ली का लोकेशन आपको क्या दिखेगा कि एक तरफ थार डेजर्ट है, एक तरफ नॉर्थ वेस्ट के अंदर हमारे सेंट्रल प्लेन्स हैं, और साउथ वेस्ट में हमारे हिमालयाज हैं। तीनों तरफ से घुरा हुआ है। हिमालयाज यहाँ पे क्या करते हैं, विंड को ब्लॉक कर देते हैं, आगे नहीं जाने देते। थार डेजर्ट क्या कर रहा है, डस्ट पार्टिकल, डस्ट स्टॉर्म्स को इंटेंसिफाई कर रहा है। पिछली साल दिल्ली में कितने ज्यादा डस्ट स्टॉर्म आए थे, हर दिन सफाई करनी पड़ती थी, इतनी इतनी मिट्टी हो जाती थी। विंड जो कोस्ट से आती है वो अपने साथ में पॉल्यूटेंट्स लेके आती है। और जो हवा, दिल्ली का लोकेशन क्या है, सेंटर में है। तो एयर कहाँ से आ रही है, अगर अरेबियन एरिया से एयर आ रही है, या फिर अगर हमारी वेस्टर्न भी एयर मूव हो रही है, तो वो क्या हो रही है, अपने साथ में पॉल्यूटेंट्स लेकर आ रही है। और वो पॉल्यूटेंट्स यहाँ पे, हमारा जो माइटी हिमालय है वो उस एयर को आगे क्रॉस नहीं होने देता है। तो वो पॉल्यूटेंट्स यहाँ पे नदर्न इंडिया के अंदर ट्रैप हो जाते हैं। नाउ फोकस हियर, आई एम नॉट जस्ट सेइंग कि दिल्ली में ट्रैप हो जाते हैं, आई एम सेइंग कि नदर्न इंडिया में ट्रैप हो जाते हैं। ओके, हमारे उत्तरी भारत में ट्रैप हो गई है। तो अभी यहाँ पे एयर प्रेशर एक डायरेक्शन से दूसरे डायरेक्शन में पुश कर रहा है, लेकिन इसकी इनएबिलिटी है कि ये एस्केप नहीं कर सकता इसको। और इसमें जो पीएम पार्ट का कॉन्सेंट्रेशन है वो कंटिन्यूसली इंक्रीज होता जाएगा। तो ये अक्यूमुलेशन मतलब क्या हुआ कि जो पीएम का कॉन्सेंट्रेशन है, जो पार्टिकुलेट मैटर का कॉन्सेंट्रेशन है, ये कंटिन्यूसली इंक्रीज होता जा रहा है। क्योंकि देखो, ट्रैफिक हर दिन है, कंस्ट्रक्शन काम चल रहा है, पॉल्यूशन लेवल बढ़ रहा है, लेकिन वो जो पॉल्यूशन लेवल बढ़ रहा है वो डिस्पर्स नहीं हो रहा है कहीं पे, तो वो अक्यूमुलेट होता जा रहा है। तो ये अक्यूमुलेशन और इंट्रैपमेंट जो हो रहा है वो सिर्फ दिल्ली में नहीं बल्कि पूरे पंजाब से लेके वेस्ट बंगाल तक पूरा आपको दिखेगा। अभी मैं आपको एक मैप दिखाती हूँ, आपको पूरा समझ आ जाएगा। तो ये जो पूरा बॉल टाइप, एकदम ऐसे कटोरी टाइप बन जाता है ना पॉल्यूटेंट्स का, ये है कि इसमें ये कटोरी है ना, इसमें आने का इनलेट बहुत है, ठीक है, लेकिन आउटलेट का सिर्फ एक रास्ता है। तो यहाँ पे लेवल ऑफ कॉन्सेंट्रेशन बहुत ही ज्यादा हो जाता है। पार्टिकुलेट मैटर की बात करें, स्पेशली डस्ट की, तो वो थार डेजर्ट से नहीं आता, ये मिडिल ईस्ट से भी, मतलब जैसे डस्ट स्टॉर्म जो लास्ट ईयर आए थे वो मिडिल ईस्ट में, हमारे जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस होते हैं तब से ओरिजिनेट होकर दिल्ली में पहुंचे थे, और इन्होंने सिचुएशन को और भी ज्यादा वर्स कर दिया था। उसके बाद में ये जो नॉर्थ वेस्टर्ली विंड आती है, हमारी नॉर्थ वेस्टर्ली विंड सल्फर डाइऑक्साइड लेके आती है। कहाँ से आएगी नॉर्थ वेस्टर्ली विंड, तो ये अपने साथ में जो बड़े पावर प्लांट्स है, जो रिफाइनरीज हैं, जो दिल्ली के आसपास में सिचुएटेड हैं, वहां पे ये रिफाइनरीज पोल्यूशन क्रिएट करती हैं, और हवा के साथ में ये जो पोल्यूशन है ये घूम के आ जाता है दिल्ली पे। ओके, अभी इन सब के साथ ही ये मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ दिल्ली में या सिर्फ इंडिया में हो रहा है, क्या ना, दिस इज अ वेरी कॉमन सिचुएशन अराउंड द ग्लोब। इसलिए हम यहाँ पे ग्लोबल एग्जांपल लेंगे कि लॉस एंजलिस और उलान बतर जो हमारी सिटीज हैं, वहां पे भी ऐसी सिचुएशन है। ये दोनों वैली टेरेन्स हैं, वैली टेरेन्स इस तरीके से हैं, तो यहाँ पे भी जो विंड है वो ट्रैप हो जाती है, और यहाँ पे भी पॉल्यूशन लेवल काफी इंक्रीज हो जाता है। सो दिस इज नॉट जस्ट दिल्ली, इट्स जस्ट लाइक इन नदर्न इंडिया में, पूरे इंडिया में सिमिलर टाइप की टोपोग्राफी है, क्योंकि पूरा का पूरा नॉर्थ इंडिया इधर हिमालय से घिरा हुआ है, तो एयर क्रॉस होके जा नहीं सकती है। और ये हिंटरलैंड है, आसपास में इसका कोई बड़ा वाटर सोर्स नहीं है कि भाई हमारा रिवर्सल ऑफ विंड हो रहा है क्या, कि दिन में सी ब्रिज चल रही है, रात को लैंड ब्रिज चल रही है, ऐसा भी हमारा हो नहीं रहा है। तो ये क्या पूरा ट्रैप हो जाता है यहाँ पे। तो ये पूरा जो ट्रैप है ना, दिस इज नॉट जस्ट इंडिया, ये एक लार्ज ट्रांस कॉन्टिनेंटल आर्क बनाता है। ट्रांस कॉन्टिनेंटल का मतलब क्या है कि अफ्रीका एशिया को मिला के कुछ ऐसी कंट्रीज हैं
जैसे मारित्वाना, अल्जीरिया, माली, अफ्रीका से लेके ये पूरी इंडिया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान, सऊदी अरेबिया, लीबिया, इजिप्ट को कवर करता हुआ चाइना तक एक पूरा ऐसे आर्क बनाता है। और इस पूरे एरिया के अंदर जो पार्टिकुलेट मैटर है पीएम, इसका कॉन्सेंट्रेशन हाई है। और इसका कॉन्सेंट्रेशन हाई होने का रीजन क्या है कि इसकी जियोग्राफिकल लोकेशन, इस एरिया की लोकेशन ऐसी है कि एयर यहाँ पे ट्रैप हो जाती है, तो वो कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता रहता है, अक्यूमुलेट होता रहता है। इसको देखो, ये मैप है, ये वाला जो रेड एरिया दिख रहा है आपको, दिस इज द आर्क वी आर टॉकिंग अबाउट। यहाँ पे आपको देखो पीएम लेवल सबसे हाईएस्ट दिखेगा और कहीं पे भी नहीं दिख रहा है। आप बात करोगे कि बहुत बहुत डेवलपमेंट है, तो अच्छा बताओ नॉर्थ अफ्रीका के अंदर कितना डेवलपमेंट है? डेफिनेटली कितना, ये तो लाइक द लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज में आती है, तो डेवलपमेंट तो है ही नहीं। तो यहाँ पे इसका क्या रीजन है? जियोग्राफिकल रीजंस हैं इसके, ठीक है। दीज आर द जियोग्राफिकल रीजंस विच आर कॉजिंग दिस हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द PM 2.5। दिल्ली में देखो, अभी इंडिया का मैप ध्यान से देखना हो कि फोकस हियर। दिल्ली में आपको सिर्फ ये वाला जो नॉर्थ इंडिया का पोर्शन है ना, पेन का कलर चेंज करते हैं, नॉर्थ इंडिया का जो पोर्शन है सिर्फ वो ही आपको यहाँ पे रेड कलर का दिखाई देगा। ये देखो, ठीक है, इसमें फिर से येलो इतना दिख नहीं रहा है, बट यू गॉट माई पॉइंट कि ये वाला जो रीजन है, दिस इज द रीजन वेयर देयर इज अ हाईएस्ट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द PM। एंड रीजन, ठीक है, देखो ऐसा नहीं है कि सारे नेचुरल कॉजेज हैं, क्या देयर आर डेफिनेटली, कि मतलब नेचुरल के साथ एंथ्रोपोजेनिक ज्यादा है, क्योंकि इवेंचुअली जो फाइनली जो डस्ट एक्यूमुलेट हो रही है या फिर रीजंस हैं वो नेचुरल से ज्यादा एंथ्रोपोजेनिक हो जाते हैं। तो आप ना ये प्लीज इसको याद रखना कि ट्रांसकॉन्टिनेंटल आर्क एक बन रहा है और ये इसके नेचुरल रीजंस हैं, ओके। तो दिस यू हैव टू रिमेंबर। उसके बाद में देखो नॉर्थ अफ्रीका, मिडिल ईस्ट में हाई कॉन्सेंट्रेशन है, एंड ऑल्सो बिकॉज ऑफ द डस्ट ऑल्सो। यहाँ पे डस्ट बहुत उड़ती है, पूरा डेजर्टेड एरिया है। ये वाला सहारा सबसे बड़ा डेजर्ट है, यहाँ पे सहारा डेजर्ट हो गया, ये हमारा ये मिडिल ईस्ट का अरेबियन डेजर्ट हो गया, फिर ये हमारा यहाँ पे थार डेजर्ट हो गया है। तो आप देख रहे हो पूरा डेजर्टेड एरिया है, यहाँ पे विंड चलती है हाई स्पीड में और डेजर्ट है। तो और दूसरा इनकी लोकेशन ऐसी है कि विंड यहाँ पे हो जाती है ट्रैप, तो ये और भी ज्यादा मतलब इसको इंटेंसिफाई करता जाता है। इंडिया एंड बांग्लादेश में तो पार्टिकुलेट का मतलब और भी ज्यादा इंक्रीज हो रहा है, नॉट जस्ट बिकॉज ऑफ द नेचुरल फैक्टर बट बिकॉज ऑफ द ह्यूमन मेड फैक्टर्स ऑल्सो। जैसे हाउस होल्ड कुकिंग जो हम करते हैं, जो हम लकड़ी जलाते हैं, कंडे जलाते हैं, जो कोल फायर्ड पावर प्लांट्स है हमारा, इसीलिए गवर्नमेंट फोकस कर रही है कि हम लोग ग्रीन टेक्नोलॉजी, सस्टेनेबल टेक्नोलॉजी की तरफ जाएं ताकि कम से कम इमिशन हो। उसके बाद में इंपॉर्टेंटली, इवन दो दी एनर्जी हो जो ग्रीन हाउस, ठीक है, जो ग्रीन हाउस गैसेस इमिशन हो रही है नॉर्थ अफ्रीका और यूरोप में, यहाँ पे सबसे ज्यादा हो रही है, लेकिन उसके साथ में ये लोग यहाँ पे फिर भी इनका एयर क्वालिटी बेटर है। तो एक तो इनका ज्योग्राफिकल लोकेशन हो गया, और दूसरा इन्होंने क्या है, इवेंचुअली क्लीनर बर्निंग और कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसीज को एड्रेस करना स्टार्ट कर दिया है। तो दे आर मूविंग टुवर्ड्स द क्लीन एनर्जी। तो हम क्या लिखेंगे कंक्लूजन में? हम अभी कंक्लूजन के पास आ गए कि नॉर्थ इंडिया में हालांकि ऐसे फैक्टर्स हैं जो हमारी कंट्रोल के बियॉन्ड है। अभी हम हिमालय का कुछ कर नहीं सकते, अभी हम थार डेजर्ट का जो हमारा डेजर्टेड एरिया है उसका हम कुछ कर नहीं सकते हैं, लेकिन दीज आर नॉट द एक्सक्यूजेस वी विल गिव कि यार इतना पोल्यूशन लेवल है हम तो कुछ कर ही नहीं सकते। दीज आर जस्ट एक्सक्यूजेस। माना कि ज्योग्राफी पुअर है, मेट्रोलॉजी ठीक से साथ नहीं दे रही है, नेचुरल सोर्सेज ऑफ डस्ट भी हैं, लेकिन इसके साथ ही एंथ्रोपोजेनिक कॉजेस तो है ना। अभी आपने देखा कि कोविड में जब लॉकडाउन हो गया था तो दिल्ली का जो एयर क्वालिटी लेवल है वो एकदम क्लीन पे आ गया था। तो नेचुरल कॉजेस तो तब भी थे ना, तो एंथ्रोपोजेनिक सोर्सेज की वजह से ये बहुत ज्यादा इंटेंसिफाई हो जाता है। तो मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी, पावर जनरेशन, कंस्ट्रक्शन एंड ट्रांसपोर्ट, ये कुछ ऐसी एक्टिविटीज है जो इसको बहुत ज्यादा कार्बन जो गैसेज होती है उनको इमिट करती हैं। So with these economic activities they keep on contributing to the emission stock each year. तो जैसे ही विंटर आता है ना, तो विंटर में एक तो ये तो हो ही रहा है, कंस्ट्रक्शन, मैन्युफैक्चरिंग, ट्रांसपोर्ट एंड पावर जनरेशन तो हो ही रहा है। जैसे ही विंटर आना स्टार्ट होता है, आपको पता है कि जो फसल, जो क्रॉप बर्निंग वाली जो इशू है हमारा पंजाब एंड हरियाणा वाला, वो इसको और भी ज्यादा आग में घी डालने वाला काम कर देता है। सो दिस इज वन अनदर थिंग। सो ये हमारा ओवरऑल था कि हम इसको कैसे फ्रेम करेंगे आंसर को। दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, और
देखो यार, मुझे हर क्वेश्चन के लिए लगता है कि इसके भी चांसेस होंगे क्या, बट दिस हैज़ अ वेरी डिफरेंट एस्पेक्ट, ओके, कि आप एयर पोल्यूशन को टोपोग्राफी से जोड़ रहे हो। जनरली एयर पोल्यूशन के जो क्वेश्चन है वो पॉलिसी से रिलेटेड आ जाते हैं कि क्या कर रही है, इकोनॉमी से रिलेटेड आ जाते हैं, डिजास्टर मैनेजमेंट से रिलेटेड आते हैं, बट दिस एयर पोल्यूशन क्वेश्चन इज रिलेटेड विद द ज्योग्राफी, के कैसे ज्योग्राफिकल लोकेशन और जो क्लाइमेट है इट प्लेज अ इंपॉर्टेंट रोल। तो एज आई से यू हैव टू अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन। इसमें ना थोड़ा एक तो इंडिया का मैप बनाना, और अगर पॉसिबल है तो ये जो हमने ट्रांस कॉन्टिनेंटल आर्क देखा था ना, इस आर्क का एक छोटा सा रफ स्केच बना देना मैप में। इट विल गिव अ वेरी डिफरेंट एंड यूनिक इंप्रेशन टू द एग्जामिनर, एंड आई कैन बेट यू कि बहुत सारे लोग, बहुत कम, रेयरली पीपल विल मेंशन दिस एंड विल मेक दिस मैप। तो आप प्लीज का एडवांटेज उठाना एंड मेक दिस मैप, and you have to write the answer. You write your answer and you send it to me either on my Instagram or on this email ID. इसके साथ ही इसका जो PDF है इसको भी आप मेरे बायो से, मेरे इंस्टाग्राम में बायो पे मैंने एक ड्राइव, गूगल ड्राइव का लिंक देके रखा है, वहां से आपको इनकी सारी PDFs मिल जाएंगी। आई विल बी मेकिंग अ टेलीग्राम अकाउंट soon, okay? So इस क्वेश्चन में इतना ही। आई विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट क्वेश्चन। टिल देन बी हैप्पी। जय हिंद।